हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.1 सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। देखो कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है कि सिमेट्री के रिलेशन में हमें क्या शो करना होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है और ट्रांजिटिव में क्या करना होता है। ऑलरेडी एक सेट गिवन है ए। लेट द गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखो बेटा इसने सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 जिसमें से रिलेशन है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज सच दैट, कैसा दिया हुआ है वो रिलेशन आर हमें। देखो बेटा कैसे डिफाइन है, 1 2 and 2, 1। अब उसने बोला है कि शो करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है। अब देखना, पहले हम रफ में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर को कि सिमेट्रिक क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सिमेट्री के केस में अगर कोई एलिमेंट हमारे पास a, b अगर वो रिलेशन r से जाते हैं देन बेटा b, a यानी कि उनके रिवर्स एलिमेंट्स भी उस रिलेशन आर से बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, उसने हमें बोला है, लेकिन ये सिमेट्री के केस में हो गया, लेकिन उसने बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के केस क्या कहता है, रिफ्लेक्शन जैसे कहते हैं ना कि खुद की एक इमेज, खुद की एक परछाई। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट अगर सेट से जाता है देन a, a यानी कि उनकी सेम इमेज क्या होनी चाहिए, रिलेशन आर से जानी चाहिए। ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ट्रांजिटिव के केस में देखो, ट्रांजिटिव में उसने ये कहा है कि अगर कोई 3 एलिमेंट ए बी सी किसी सेट से आते हैं, अगर ए बी भी रिलेशन में जा रहा है और बी सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है देन हमारे पास ए और सी भी क्या जाने चाहिए, रिलेशन आर से बिलोंग करने चाहिए। ये थी हमारे पास सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव की और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस इनको सेटिस्फाई करती है, कौन सी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होता, वही चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव लेट ए बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट्स हम ए से लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a, बिलोंग करना चाहिए बेटा हमारे रिलेशन आर से। बट केस, लेकिन हमारे केस में क्या है, 1, 1 यहाँ पे लिख लो बेटा इसे, 1, 1। अब ये देखो ध्यान से देखना आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो सिमेट्री के केस में जाने के लिए अगर 1 2 3 किसी सेट में है, अगर वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, अगर उनको रिफ्लेक्सिव होना है तो आपके पास 1 1 2 2 और 3 3 ये कहाँ जाने चाहिए, रिलेशन में जाने चाहिए। लेकिन हमारे सेट में तो ऐसा नहीं है, इस तरह के एलिमेंट शो नहीं हो रहे, मतलब 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे बट इन आर केस 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, therefore R is does not, यहाँ पे नोट आएगा, does R is not reflexive। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने बोला है बेटा हमारे पास सिमेट्रिक के केस में, सिमेट्रिक देखो लेट a, b अगर सेट से आते हैं, लेट कर लिया, फॉर ऑल सभी a b जो सेट से आ रहे थे, इफ a और b का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाता है देन b और a का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन R में जाना चाहिए। ये हमें सिमेट्री की डेफिनेशन बताती है अच्छे से। तो अब देखो, अब हमारे पास हमारे रिलेशन में क्या है, हमारा रिलेशन है R इज इक्वल टू 1, 2 and 2, 1। अगर आप ये देखते हो यहाँ हम कहेंगे एज 1, 2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज, अब ये देखो 1 और 2 कर रहा है तो 2 और 1 भी होने चाहिए, यानी कि अगर मान लो ये A का काम कर रहा है, ये B का, सिमेट्रिक होने के लिए B और A यानी कि 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देयरफॉर ये हमारे पास हो गया, सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो मतलब यहाँ से B और यहाँ से A भी हमारे पास रिलेशन में चले गए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट, उसने रिलेशन डिफाइन था जो कि इसी तरह के एलिमेंट्स को रखता है। तो हम कहेंगे रिलेशन R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है बेटा ट्रांजिटिव, लेट A
बी सी, इसमें 3 एलिमेंट्स का काम होता है, बिलोंग करते हैं आर से। तो अब हम कहेंगे फॉर ऑल लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी जो कि हमारे पास सेट से आ रहे थे, इफ ए कोमा बी रिलेशन आर में जाते हैं एंड बी कोमा सी भी रिलेशन आर में जाता है, देन हम कहेंगे कि ए कोमा सी भी हमारे पास क्या जाना चाहिए, रिलेशन आर में जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे केस में देखो, इन आर केस, हमारे केस में क्या है, 1,2 बिलोंग करते हैं आर से एंड 2,1 भी बिलोंग करता है आर से। अब ये देखो, मैं आपको यहाँ पे पेन चेंज करके बताती हूँ मार्किंग के लिए। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब हमें पता है कि जो हमें नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो बी से ही शुरू होना चाहिए, तो ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास सी है। यानी कि ए और बी रिलेशन आर में चले गए, यहाँ से बी और सी रिलेशन आर से बिलोंग कर गए। तो यहाँ हमारे पास ट्रांजिटिव के केस को प्रूव करने के लिए यहाँ से फर्स्ट और यहाँ का लास्ट, यानी कि ए और सी भी आर में जाना चाहिए। अब देखो क्या हमारे पास ए और सी क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज 1,1, यहाँ से ए ये बनेगा और 1 बनेगा और यहाँ से सी भी 1 बनेगा। क्या ये आर में जा रहे हैं? क्या आपके पास रिलेशन आर में, देखो बेटा, क्या 1 और 1 यहाँ पे है हमारे पास रिलेशन आर में? इस तरह का कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे बट, क्योंकि वो कंडीशन बता रहा है ना कि वह ए और बी भी जा रहे हैं, बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बट ए कोमा सी, यानी कि ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हम इसलिए कहेंगे देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही उसने हमें शो करने के लिए बोला था कि आप हमारे अपने क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करके दिखाओ, सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाओ। सिमेट्रिक हमने दिखा दिया कि 1 और 2 जाता है, 2 और 1 जाते हैं, यानी कि ए भी जा रहा है और बी ए भी प्रेजेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट उसने बोला था कि ये बताओ, नेक्स्ट बेटा उसने ये बोला था कि ये दिखाओ कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के होने के लिए सेम एलिमेंट्स की सेम इमेज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर कोई ए एलिमेंट होता है तो 1 1, अब हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 2 3 3 कोई प्रेजेंट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव के केस में होने के लिए अगर ए भी बिलोंग्स टू करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर में, देन ए सी आर में जाना चाहिए। यहाँ से हमारे पास 1 2 भी जा रहा था, 2 भी 1 भी जा रहा था, लेकिन 1 1 प्रेजेंट नहीं है आर में, वो हमें साफ साफ रिलेशन हमें डिफाइन कर रहा है, वो हमें दिखाई देता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यही हमने इसको प्रूव करना था। आई होप सो आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिएगा। हमारा मेन गोल यही है कि क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स के सभी क्वेश्चंस के डाउट्स को क्लियर रखना और कंसेप्ट को अच्छे से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए of all books in the library of a college given by, हमें रिलेशन आर दिया हुआ है कि किसी लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी बुक्स का सेट दिया हो, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं बेटा उन सभी का एक सेट बना दिया, चाहे वो आपको किसी भी सब्जेक्ट की हो, नॉवेल्स हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, मैथ्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है लाइब्रेरी में, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, ये जो बुक्स हैं दोनों क्या करती हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी 2 बुक्स होंगी वो सेम नंबर ऑफ पेजेस रखती हैं, कि उन दोनों किताबों में एक इक्वल पेजेस होंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमने क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है बेटा। देखो ध्यान से, द गिवन सेट, सबसे पहले अपना सेट लिखते हैं क्योंकि वहीं से हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। द गिवन सेट ए इज इक्वल टू ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सभी बुक्स हैं, ये यहाँ तक सेट हो गया। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, देखो आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट कि जहाँ जो भी बुक्स आप लोगे एक्स एंड वाई समथिंग, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं जो भी आप एक्स एंड वाई बुक्स लोगे। अब इसको इक्विवेलेंस बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों को अच्छे से डिफाइन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है। यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमने क्या पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें तीनों एलिमेंट, यानी कि जिसमें तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हो, यानी कि वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो,
वो हमारे पास सिमेट्रिक भी हो और वो हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव की कंडीशन स्टेटमेंट हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिफ्लेक्सिव, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट से हैं फॉर ऑल, सभी बुक्स के लिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास सेट ए बुक्स का है तो हमने बुक्स का नाम लिया है। सभी एलिमेंट जो सेट ए से आते हैं, एक्स कोमा एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। और हमें पता है क्लियरली, इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो बेटा आप, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर गया आर से, क्यों? क्योंकि अगर जो एक्स और एक्स ये दो किताबें हैं, ये भी बुक है आपके पास, ये कोई बुक वन है और ये भी कोई बुक वन है, तो जितने पेजेस बेटा इसमें होंगे इतने ही पेजेस भी तो सेम होंगे ना, सेम ही किताब। आप वही बात है ना कि एक ईयर को लेफ्ट से पकड़ो या राइट से पकड़ो, बात तो दोनों की, कान तो पकड़े ही गए। तो यानी कि सेम बुक्स हो गई, ये वाली बुक भी और ये वाली बुक, यानी कि क्या करते हैं, सेम पेजेस होंगे। तो क्लियरली एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्री के केस में क्या कहा, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, दो बुक्स चाहिए होती हैं, बुक हो, कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, वो अपने एलिमेंट्स के तौर पे शुरू करना होता है स्टार्टिंग में। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई जो कि सेट से आ रहे हैं, इफ एक्स और वाई रिलेशन में जाते हैं, देन वाई कोमा एक्स भी क्या जाने चाहिए बेटा, रिलेशन आर में जाने चाहिए। क्लियरली एक्स कोमा वाई belongs to R, this implies y कोमा x भी बिलोंग करना चाहिए R से, ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो ना बेटा, x और y R में जाते हैं, ये आपको पता है कि अगर एक होती है तो दूसरा y और x में भी जाना चाहिए। x और y R में जा रहे थे, इसका मतलब x और y क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं। क्लियरली हो गया कि y और x भी R में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिकॉज y and x also have same number of pages। अब ये तो वही बात होगी ना, एक हाथ में आपके पास इंग्लिश की बुक है और एक हाथ में आपके पास मैथ की बुक है और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर आप राइट में और लेफ्ट में बुक्स को चेंज कर लेते हो, एक में मैथ और एक में इंग्लिश रहेंगी तो मैथ और इंग्लिश ही दोनों हाथों में, तो वही कहता है y and x also have the same number of pages, therefore relation R is सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमने करना है बेटा ट्रांजिटिव। लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड सेट से आ रहे हैं, यानी कि कोई तीन किताबें उठाई हमने, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड जो कि हमारे पास सेट से आ रहे थे। इफ अगर एक्स और वाई रिलेशन आर में जाते हैं, यानी कि यहाँ से एक्स एंड वाई यानी कि दो किताबें उठाई और यहाँ से वाई एंड जेड भी हमारे पास आर में जाता है, देन यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट यानी कि एक्स कोमा जेड भी हमारे पास रिलेशन आर में जाना चाहिए। हियर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये आपके सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। ऑल्सो वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ pages, this implies x comma z belongs to R। क्यों? अब यहाँ पे रीजन देखो, आपके पास कोई दो किताबें हैं, x है, y है और z है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल पेजेस रखते हैं, यानी कि इन दोनों का रिलेशन इक्वल पेजेस रखता है। सिमिलरली यहाँ कोई y और z है, ये दोनों आपस में, ये दो बुक्स हैं, ये दोनों आपस में क्या रखते हैं, इक्वल पेजेस रखते हैं। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि y कॉमनर होने के नाते x और z भी क्या रखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे। x और y बराबर रखते हैं, इधर से y और z में भी इक्वल पेजेस हैं, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि x और z में भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ से ये रिलेशन R में बिलोंग करके, क्योंकि उसके लिए कंडीशन यही सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों में इक्वल पेजेस होने चाहिए जो भी आप बुक्स उठाओगे, यानी कि जो भी आर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स जाएंगे। देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि वो हमारे पास रिलेशन एक्स और जेड आर में चले गए। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इक्विवेलेंस। हेंस द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स। देखो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 सेट दिया हुआ है गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट भी उसने हमें बोला हुआ एक एक्स्ट्रा पार्ट करने के लिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू each other but no elements of 1 3 5 is related to any element 2 देखो बेटा ध्यान से स्टेटमेंट उसने क्या कहा है, शो करो कि रिलेशन आर हमें दिया हुआ है किसी सेट ए के लिए 1 2 3 4 5 6 सेट एलिमेंट्स है, यानी कि इसमें 5 तक के एलिमेंट्स है। ठीक है, कूल एंड काम हो गए, बिल्कुल रिलैक्स सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें क्या है 1 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, उसके बाद उसने बोल दिया कि एक मैं तेरे को रिलेशन देते हैं हम आपको बच्चों को, जिसमें ए और बी उस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें कि अगर ए को बी से माइनस किया जाए और उसका मोड लिया जाए तो वो आपके पास कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए बेटा, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि जो 2 के डिविजिबल्स होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। अब ये देखो वो क्या उसने ये बोला है कि ये जो रिलेशन आएगा वो आपके पास इक्विवेलेंस होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन सब करते हैं कंप्लीट, उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि उसने क्या करने के लिए बोला है। देखो कैसे करेंगे, द गिवन सेट इज, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था बट ऐसा यहाँ पे हम अच्छे तरीके से करते हैं इसको, वेल मैनर्ड तरीके से। द गिवन सेट इज ए 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स आ गए। रिलेशन आर हमें कैसा डिफाइंड है, आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज डिफाइंड एज, देखते हैं बेटा कैसे डिफाइंड है, कैसे एलिमेंट्स हैं। देखो ये रहे, ये रहा हमारे पास सेट ए और बी वो ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए जिनका क्या हो, मॉडुलस ए माइनस बी क्या रहना चाहिए, इवन। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में देखना, लेट ए एलिमेंट सेट से आ रहा है, सेट से यानी कि 1 2 3 5 में से कोई भी एक जनरल एलिमेंट्स उठाते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए में जाने के लिए हमारे पास ए कोमा ए क्या जाना चाहिए, बिलोंग्स टू आर में जाना चाहिए, यानी कि रिलेशन में जाना चाहिए। अब हमें पता है, अब इसको आप एग्जाम्पल से देखो। यहाँ देखो बेटा, आपने कोई एक एलिमेंट उठाया, आपने 1 उठाया, ठीक है, आपने कहा कि मैम ये 1 भी तो ए से आता है, तो अब आर में 1 को आर में जाने के लिए कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा, पहले ये इस कंडीशन को करना होगा बेटा कि 1 मॉडुलस 1 माइनस 1, यहाँ पे मोड लगा लो ये डार्क शेड में, 1 माइनस 1 आपके पास क्या होना चाहिए, 0, और 0 कैसा होता है, एक इवन नंबर होता है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स में बेटा एलिमेंट्स होंगे अगर हम उनका डिफरेंस करते हैं और उनको मोड लगाते हैं तो जो भी आपके पास आउटपुट निकल आएगी वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और हमें पता है कि 0 एक कैसा नंबर है, एक इवन की कैटेगरी में आता है। देयरफॉर हम कहेंगे कि फॉर ऑल एलिमेंट्स कि आप 1 लो, 2 लो, 3 4 और 5, क्योंकि 5 तक के एलिमेंट्स उसने ए में डिफाइन किए हैं, इनमें से कोई किसी भी सेम एलिमेंट्स का सेम के साथ डिफरेंस लोगे तो वो क्लियरली आर में जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे इन आर केस, देखो इन आर केस मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इवन, देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग कर गया आर में। या और यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ए, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एक इवन है, तो इसलिए हमारे पास ये रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हमने लिखा देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग कर गया आर में। दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल करता है। नेक्स्ट देखो बेटा सिमेट्रिक का क्या करेंगे हम, इसमें सिमेट्रिक का ध्यान से देखना, लेट ए कोमा बी बिलोंग करते हैं हमारे पास सेट से, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करने चाहिए ए से, इफ ए और बी आर में जाते हैं देन बेटा बी और ए भी क्या होंगे, आर में जाएंगे। नाउ
इफ ए कोमा बी, अगर ये आर में जाता है, दिस इम्प्लाइज बेटा मॉडुलस ऑफ, अगर ये आर में गया, एक कंडीशन होगी आर में जाता है तो क्या होगा, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज अगर इस मॉडुलस में से ही अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो बी माइनस ए हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होगा, इवन। इसको मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से बताऊंगी। और मॉडुलस में कोई भी वैल्यू बाहर आने के बाद क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास इवन। दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास क्या हो गया, बी और ए क्या हो गया, डायरेक्ट आर में बिलोंग करके, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम कैसे किया, इस पार्ट को हम बेटा देखो एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। देखो क्या करोगे, आप भी कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, आपने 1 और 3 एलिमेंट उठाया, वो क्या करते हैं, आर में जाते हैं। अगर आर में जाएंगे तो मॉडुलस 1 माइनस 3, इसको 1 को ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस 1 माइनस 3 क्या होना चाहिए हमारे पास, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 क्या होगा, पॉजिटिव का 2, और ये क्या हो गया इवन में, इसलिए हमने कहा कि 1 और 3 आर में जाते हैं तो ये कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। अब उसने कहा कि क्या 3 और 1, अब ये देखो बेटा, ये ए का काम कर रहा था और ये आपका बी का, अब मुझे क्या करना है, बी माइनस ए करना है। बी कौन था 3, ए कौन था 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, मॉडुलस पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देता है, तो 2 और 2 क्या है मेरे पास इवन, तो ये भी क्या हो गया, कंडीशन को फुलफिल कर गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए हमारे पास क्या हो गए आर में, और बी और ए क्या थे 3 और 1 क्या चले गए हमारे पास आर में बिलोंग कर गए। यही हमने यहाँ किया। अगर हमने यहाँ पे जनरल नंबर्स उठाए हैं, जनरल नंबर्स में क्या लिया हमने, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया बेटा, माइनस का साइन लेंगे तो बी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का, और ए प्लस का था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का, साइन चेंज हो जाते हैं। और हमें पता है कि नेगेटिव में, मॉडुलस में कोई भी नंबर होता है तो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो हमारे पास ये माइनस का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए पे एज इट इज रहा और इज इक्वल टू क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। यहाँ से इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए बी और ए क्या चले गए हमारे पास, रिलेशन आर में बिलोंग कर गए, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा। गॉट इट बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं हम अपने पास ट्रांजिटिव के केस के लिए। ट्रांजिटिव के केस में लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं ए से फॉर ऑल, जो हम ऊपर लिखते हैं ना बेटा, जो पहली दो लाइनें लिखते हैं ट्रांजिटिव के केस में, सिमेट्रिक के केस में और रिफ्लेक्सिव केस में, ये हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। एक जो हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है वो लिखने से एक तो आपको रिकॉल रहता है, एक टीचर को अच्छे से अंडरस्टैंड रहता है कि आप करना क्या चाहते हो इस स्टेटमेंट में, आप बताना क्या है आपको क्वेश्चन में, वो क्लैरिटी रहती है कंसेप्ट में। और एक आप लोगों को क्या होता है कि एक कहते हैं ना कि लैब बन जाते हैं आपके क्वेश्चन के करने की, एक सीक्वेंस बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है कि आप करना क्या चाहते हो, खुद में कंफ्यूज भी नहीं होते। और इससे क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन की एक डायरेक्शन मिलती है आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने की। ए बी सी बिलोंग करता है से फॉर ऑल ए बी सी, अगर ए में जाते हैं, अगर ये ए से लिया, इफ ए बी कहाँ गए हमारे पास, रिलेशन आर में, एंड बी और सी भी क्या गए रिलेशन आर में, देन हम क्या कहेंगे, यहाँ से ए कोमा सी भी क्या जाएंगे बेटा हमारे रिलेशन आर में जाएंगे। अब ये देखो हमारे केस में क्या है, इन आर केस, अब यहाँ तो आप, यहाँ तक तो आपने जनरल डेफिनेशन बताई, ये जो आप बताते हो ये क्या है आपकी जनरल डेफिनेशन, ये तो आप जनरल डेफिनेशन बनाते हो जो भी आपको प्रूव करना है। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें जो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इन आर केस इफ ए कोमा बी, ये तो हमने पहुंचाने हैं कि ए और बी अगर इसमें आर में जाते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या रहेगा बेटा, इवन रहेगा। ठीक है जी, चलो पहुंच गए। उसके बाद क्या कहता है, ऑल्सो ए और बी के साथ और कौन जा रहा था भाई, बी और सी भी आ रहा है पीछे पीछे, बी और सी भी आर में चले गए। दिस इम्प्लाइज अगर ये आर में जाता है तो ये आर की कंडीशन को फुलफिल करेगा। आर की कंडीशन क्या है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन के साथ मॉडुलस क्या होना चाहिए हमारे पास, इवन होना चाहिए। चलो जी, अब कहेंगे कि मैम हमने ए बी को पहुंचा दिया और बी सी को भी पहुंचा दिया और उनकी कंडीशंस को भी लिख दिया है, ए माइनस बी और बी माइनस सी की। अब हम हाँ बात करते हैं, अब हमने दिखाना किसको था ट्रांजिटिव के लिए, ए सी को, तो हम कहेंगे इसको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देना। अब हम करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, या वी गेट, आपको क्या मिलेगा देखो,
मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और राइट हैंड साइड में आपको दोनों में क्या दिया हुआ था, इवन ही दिया हुआ था, तो इवन को एज इट इज लिखा। अब ये देखो, आपको पता है पॉजिटिव का नंबर, पॉजिटिव पे मॉडुलस लगाओगे तो पॉजिटिव ही बाहर आता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये a माइनस बी पॉजिटिव था पूरा, a माइनस बी बाहर आया। ये तो प्लस था ही, इसको प्लस एज इट इज का एज इट इज लिखो, ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये टर्म सारी मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये भी b के b माइनस सी एज इट इज लिखी जाएगी, इज इक्वल टू ये, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अब क्या रहेगा a माइनस सी, ये भी क्या हो गया, इवन। और अब ये देखो, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाती हूँ तो उसके उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहता, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज कर लेना, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस सी क्या हो गया बेटा, इवन। अब यहाँ से देखो, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इवन है, इसका मतलब ये आर की कंडीशन को फुलफिल करता है हमारे रिलेशन की, तो हम कहेंगे देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग कर गया आर में, देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और रिफ्लेक्सिव भी, इसलिए कहेंगे हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि यही उसने प्रूव करने के लिए बोला था, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको तीनों प्रूव करने होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात आती है बेटा सेकंड पार्ट की, जो उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला है। उसमें क्या कहा है उसने, देखो यहाँ तक का हम क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, उसने क्या बोला है, शो करो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, यानी कि 1 3 ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, ये बेटा आपके ऑड नंबर्स हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से तो रिलेट करते हैं, 1 3 और 5। नेक्स्ट कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4, 2 एंड 4 कैसा सेट दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, इसमें सारे इवन नंबर दिख रहे हैं 2 और 4, वो रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे से। कहने का मतलब 1 3 5 ये तो करेंगे आपस में, और 2 1 4 है ये करेंगे आपस में, ये इसके साथ रिलेट करता है, ये इसके साथ रिलेट करता है। लेकिन उसने बोला लेकिन बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 सेट के रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स इन 2 एंड 4। लेकिन उसने कहा है कि 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर्स का सेट इवन नंबर्स के सेट के साथ किसी भी एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता, कोई रिलेट नहीं करता। ये हमको प्रूव करके दिखाओ, हमको शो करके दिखाओ। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ इसमें बड़े सारे वो नहीं करना, छोटा सा पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा लिखा जाएगा। देखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर हैं, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज 1 3 5 ऑल आर ऑड, देयरफॉर जब इनका डिफरेंस करोगे, अब ये देखो देयर डिफरेंस विथ मॉडुलस गिव्स इवन नंबर। अब कहोगे कैसे मैम, अब ये देखो बेटा 1 और 3 उठाया आपने, ये पेयर उठाया है, 1 माइनस 3 का मॉडुलस करो, माइनस का 2 का मॉडुलस क्या आएगा 2 पॉजिटिव है, इवन नंबर है, तो ये मेरे पास रिलेशन आर में चला गया। आपने 1 और 5 एलिमेंट्स को उठाया, 1 और 5 को उठाते हो तो 1 और 5 का डिफरेंस देखो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 4, जो कि आपको क्या देगा, पॉजिटिव का 4, और पॉजिटिव का 4 क्या है आपके पास, ये भी इवन है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी आर में बिलोंग कर गया। इसी तरह से 1 3 1 5, और यहाँ से आप उठा सकते हो 3 एंड 5। अगर 3 और 5 आपने उठाया है तो 3 माइनस 5 का डिफरेंस देखो कितना आएगा, माइनस का 2 मॉडुलस से आउट होने के बाद कितना देगा, इवन। और आपको पता है कि 2 एक इवन नंबर है, तो ये रिलेशन में जाता है, तो ये भी क्या हो गया, रिलेशन में। यहाँ से हम कह सकते हैं 1 3 एंड 1 5 और 1 3 5, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, रिलेशंस में जा रहे हैं, यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं सभी की सभी एलिमेंट्स। तो हम क्या कहेंगे, यही हमने स्टेटमेंट में लिखा है। देखो द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज रीजन दिया 1 3 5 आर और देयरफॉर देयर डिफरेंस विद मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस के साथ जब इनका डिफरेंस करेंगे हर एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ, तो वो एक इवन नंबर देगा। इसी तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर
रिलेटेड टू ईच अदर, क्या करते हैं, रिलेट करते हैं ईच अदर से, बिकॉज दियर डिफरेंस, या रीजन में लिख सकते हैं बिकॉज दियर डिफरेंस विथ मॉडुलस गिव्स इवन नंबर। क्योंकि आप सीधा देख सकते हो ना बेटा, 2 और 4 का डिफरेंस करोगे, 2 माइनस 4, माइनस का 2, मॉडुलस लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2, जो कि क्या है, इवन है। अगर ये इवन में जाता है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 और 4 क्या हो जाएंगे, आर से करेंगे और एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं। सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पे लिखना बिकॉज ऑल एलिमेंट्स 2 एंड 5 आर even, therefore their difference with modulus given even number। क्योंकि बेटा देखो कितना है, सेट में कितना एलिमेंट है, 2 और 4, अगर आप इसका मॉडुलस 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2, मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस का 2, ये क्या है हमारे पास, इवन है। अगर ये इवन है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं 2 और 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। ये आपका रफ वर्क है। देयरफॉर देयर डिफरेंस विद मॉडुलस गिवन इवन नंबर। ये तो हो गया आप लोगों के इंडिविजुअल की बात की, जब बेटा उसने स्टेटमेंट में बोला था हमें 135, देखो ऊपर स्टेटमेंट में बोला था कि ऑल एलिमेंट्स 135 के एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। और 2 और 4 आपस में एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ये भी पार्ट प्रूव कर चुके हैं। लेकिन उसने बोला है कि एलिमेंट्स अब एक दूसरे के साथ, यानी कि ओड का इवन के साथ कोई रिलेट नहीं करता। अब हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट को शो करना है। इसमें क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्पल इसका है, इसका लिखेंगे बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, ये भी सेट आएगा बेटा, एज 1, 3, 5 हैव ऑल odd numbers and 2 and 4 have all even numbers, therefore their difference with modulus does not be even number। ये हो गया बेटा। देखो उसने क्या कहा है, अब 135 है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ऐसे कैसे। अब इसमें पहले ये देखो कि हमने लिखा क्या है। उसने लिखा है कि नो एलिमेंट्स ऑफ 135, यानी कि 135 का कोई भी एलिमेंट्स रिलेट नहीं करता 2 और 4 के एलिमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जो 135 है वो सभी ओड नंबर्स को रखता है, ये ओड है बेटा, ये सभी ओड को रखता है। और जो 2 और 4 है वो सभी इवन नंबर्स को रखता है। अगर ये इवन नंबर्स को रखता है और वो ओड नंबर्स को रखता है। अब ये देखो, आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे। अब ये देखो 1, 3 और 5 ये आपके पास कैसे थे, ओड नंबर्स थे, ठीक है जी। अब ये 2 और 4 है, ये नंबर्स कैसे आपके पास बेटा, इवन है। लेकिन उसने कहा है कि ये इसके साथ मैच नहीं करता और ये इसके साथ नहीं करता। क्यों? अब यहाँ से उठाओ, यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाया 1 और यहाँ से एक एलिमेंट उठाओ 1 का 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा विद मॉडुलस, कितना हो जाएगा -1। और क्या -1 इवन है? नहीं है जी, ये भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से 3 उठाओ, यहाँ से 2, 3 और 2 का डिफरेंस भी कितना होता है 1, 1 तो ओड है। इसी तरह से 5 लिया आपने, 5 और 2 उठाओ, 5 में से 2 गए 3, 3 भी कैसा है, एक ओड कंडीशन है, ठीक है जी। उसकी तरह से अब कहोगे कि मैम यहाँ से 4 लेकर देख लो। अब 1 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो बेटा, कितना आ जाएगा, -3, मोड लगाने के बाद 3, ये भी क्या है, ओड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से 3 में से 4 जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, -1। और ये मोड में से आउट होने के बाद क्या देगा, ये भी एक ओड पॉजिटिव देगा। और यहाँ से 5 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो ये भी 1 देगा और ये भी कैसा है, ओड। तो कहने का मतलब जो पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन देखते हैं तो वो किसी में भी इवन नहीं देते, वो सभी में क्या देते हैं, ओड देखते हैं। इसलिए उसने ये कहा है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और यही हमने लिखा है, देयरफॉर देयर डिफरेंस विद मॉडुलस, इनका अंतर विद मॉडुलस के साथ डज नॉट बी इवन, इवन नहीं होगा। और इवन नहीं होगा तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो बेटा, क्या कहा उसने, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, ये इंटीजर वाला z है, सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। अब क्या कहा है, इज गिवन बाय। अब उसने बेटा 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा है उसने, एक रिलेशन, एक सेट दिया हुआ ए, 0 से 12 तक के नंबर दिए, यानी कि 0 से लेके 12 तक के सभी आएंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। लेकिन उसने पहला जो रिलेशन डिफाइन है वो देखो क्या बोला है उसने, a, b
सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सेकंड रिलेशन में उसने बोला है कि आर इज इक्वल टू, अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, ए कोमा बी सच दैट ए होना चाहिए बी के इक्वल। अब इस रिलेशन को प्रूव क्या करना है, क्या होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। फाइंड, नेक्स्ट एक कंडीशन और फाइंड करने के लिए बोली है, find the set of all elements related to 1 in each case। देखो बेटा इसने क्या कहा है, शो करो कि रिलेशन आर दिया हुआ है किसी एक सेट ए में जो 0 से 12 तक के एलिमेंट्स रखता है। पहला बोला है कि हमारे पास मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 की टेबल पे जाने चाहिए। 4 की टेबल पे जाने का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानी कि सीधी सी बात है कि यार 4 का टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट उसने रिलेशन उसने बोला है कि ए और बी है, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों, फिर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब ये देखो दूसरे वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। अब ए है, ए खुद का एलिमेंट, अब मैं हूँ, मेरी जितनी हाइट है मैं खुद के इक्वल तो हमेशा रहूंगी, यानी कि आप हो, आप खुद के हाइट के खुद के इक्वल हमेशा रहोगे। तो ए इज इक्वल टू है, ये तो रिलेशन, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री के केस में अगर उसने बोला अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये सिमेट्री का केस भी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, कोई दो एलिमेंट्स है, तो ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चंस बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे, अभी करेंगे इसको सॉल्व। ये देखो भाई, पहला जो आर दे रखा है उसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड स्पेयर्स हैं वो ए एंड बी, किस तरह के ऑर्डर्ड स्पेयर आएंगे, जो कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो भी नंबर आता होगा आपको वो क्या होगा, एक्चुअली में वो मल्टीपल होगा हमारे पास ऑफ 4 का। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए एंड बी का इस तरह से दिया हुआ है जिसमें ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इस तरह के रिलेशंस को बताना है, इसे हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इसके साथ ही पहले यहाँ तक करते हैं, यानी कि एक पार्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक से रिलेट करते हैं, ऐसा हमने उनको शो करके दिखाना है। देखो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने क्या दिया हुआ है, द गिवन सेट इज ए, उसने क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जो a है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हमारे 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है, द रिलेशन आर हमें दिया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू ए इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कैसे किया गया है, आर इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हमने शो करना है बेटा, तो देखो ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज हमारे पास क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की स्टेटमेंट लिखते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव लेट ए बिलोंग्स टू सेट एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए हमारे पास क्या जाना चाहिए रिलेशन आर में, इट इज इन आर केस, हमारे केस में क्या है। अब ये देखो हमारे केस में जाने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से इसे करके दिखाती हूँ इसने क्या से किया। अब ये देखो मान लीजिए कहा आपने कहा कि मैम जो एक्चुअली सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो आपके 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाते हैं, 12 तक। अब आपने मान लीजिए आपने दो एलिमेंट्स, कोई एक एलिमेंट 1 उठाया जो कि सेट ए से आता है, तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको क्या होना, 1,1 आर में जाना चाहिए। मतलब क्या होगा, आर में जाने का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 का मॉडुलस क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो बेटा इसमें 1 माइनस 1 हमारे पास ये क्या आया, 0, और 0 क्या है, 0 हर एक नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो हम अपने केस में कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, रीजन में लिखना बिकॉज मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 4। ओके एंड अब हमारे पास नेक्स्ट हमने करना है बेटा सिमेट्री के केस में देखो सिमेट्री के क्या करेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग करेगा एलिमेंट सेट ए से फॉर ऑल ए कोमा बी जो हमारे पास ए से जाने चाहिए, इफ ए कोमा बी अगर रिलेशन आर से जाता है देन बेटा हमारे पास बी कोमा ए, बी क्या हो जाएगा, रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, आर है बेटा ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। अब ये देखो क्लियरली ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर करता है, दिस इम्प्लाइज आर में जाने का मतलब क्या है, अपना आर का रिलेशन देखो, आर में जाने का मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये मल्टीपल 4 है, ठीक है कोई बात नहीं, है हो गया, मतलब सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए प्लस का बी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर आने के बाद क्या होगा, ये बी माइनस ए इज पॉजिटिव कर देता है माइनस का साइन, मल्टीपल ऑफ 4। बेटा क्या किया, ये बी प्लस का था इसको पहले लिखा, ए माइनस का इसको बाद में लिखा, और ये वाला जो माइनस है ये मॉडुलस ने इसको क्या कर दिया, प्लस का साइन। तो दिस इम्प्लाइज अगर बी माइनस ए मल्टीपल है तो हम क्या कहेंगे कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा मेरे पास, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव, बहुत आसान है बेटा, बस पहले स्टेटमेंट लिखो जिसको भी आप प्रूव कर रहे हो और अपने केस को देखते हुए उसे जनरल फॉर्म से, या एग्जांपल होता है तो एग्जांपल से, जनरल फॉर्म से इजी रहता है तो जनरल फॉर्म से, जो आप लोगों को इजीली सुटेबल लगे वैसे करना है। ट्रांजिटिव के केस में लेट, क्योंकि हमें इसमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, ए बी सी बिलोंग करता है हमारे पास ए से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी अगर हमारे पास आर में जाता है एंड बी कोमा सी भी आर में जाता है देन क्या हो जाएगा, ए कोमा सी क्या होना चाहिए, रिलेशन आर में जाना चाहिए। क्लियरली इफ ए कोमा सी बेटा, ए कोमा बी, सी नहीं बी अगर आर में जाता है देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना इसे। सिमिलरली इफ बी कोमा सी अगर रिलेशन आर में जाता है देन बेटा मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब करते हैं इक्वेशन ऐड, और फर्स्ट एंड सेकंड को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव, हमको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। राइट हैंड साइड में तो दोनों इक्वल है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अब ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हैं, मॉडुलस प्लस के साइन है तो बाहर माइनस ये आ जाएगा, एक साथ कर सकते हैं बी माइनस सी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से बी कैंसिल होने के बाद मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ, क्योंकि हम बेटा हमारी राइट हैंड साइड तो चलेगी मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 आ गया हमारे पास इज मल्टीपल ऑफ 4, इक्वल का साइन नहीं क्योंकि ये हमारे पास कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है, एक स्टेटमेंट को करता है, इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इम्प्लाइज हम कहेंगे ए कोमा सी बिलोंग कर गया आर में, देयरफॉर द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव शो हो गया। अब हम कहेंगे हेंस और गिवन रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, जो कि हमारा तीनों सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं, हमारे पास 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे बेटा अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा है उसने देखो, स्टेटमेंट आर हमें रिलेशन डिफाइन है किस तरह से, ए कोमा बी, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स जाएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ए इज इक्वल टू बी। बहुत आसान है, देखो जनरली भी आप इसको कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से देखो, कोई भी 2 एलिमेंट्स
खुद का एलिमेंट इक्वल हो सकता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अगर कोई ए और बी आपस में है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, इसको हम मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि बी इज इक्वल टू ए हो सकता है। अगर ये ऐसी अगर यहाँ है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करगी तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अगर ए और बी है, ये आर में जाता है, एंड बी एंड सी ये आर में जाता है, ठीक है। इसमें आर का जाने का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी। इसका आर में जाने का मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी। अब ए बी के इक्वल है और बी आगे किसके इक्वल है, सी के, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, ट्रांजिटिव का केस। बहुत सिंपल सा है बेटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आपको क्वेश्चंस को, मैथ्स को बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, उसे जस्ट आप ऐसे रिलैक्स होके, कूल एंड काम होके कंसेप्ट को अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो कि किया क्या जा रहा है। जैसे आप अदर एक्टिविटीज़ में पूरा फोकस होते हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मैथ के कंसेप्ट्स को समझते हुए, चैप्टर को समझते हुए भी वही फोकस रखो। तो देखो मैथ आपको कैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है आप लोगों का, और यही सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। हम करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सेम है, द गिवन रिलेशन आर, दैट इज आर हमारे पास फ्रॉम ए टू ए ही है, इज डिफाइंड एज, आर हमें दिया हुआ है बेटा ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी है। सबसे पहले मुझे इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कोई एक एलिमेंट उठाते हैं अपने सेट एलिमेंट ए से, क्योंकि जो सेट ए है वो तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, ए कोमा ए हमारे पास क्या जाना चाहिए, रिलेशन आर में। और हमारे पास क्लियरली ए कोमा ए बिलोंग करता है आर में। रीज़न दे सकते हो, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक। लेट ए कोमा बी, एज यूजुअल जो हम एक स्टेट में हर एक क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, ए कोमा बी अगर सेट से एलिमेंट आते हैं तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी अगर आर में जाता है, देन बेटा बी कोमा ए भी हमारे पास क्या जाना चाहिए, आर में। क्लियरली लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप क्लियरली लिख सकते हो, नाउ लिख सकते हो, इन आर केस लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो, एक पैटर्न होता है, लेकिन फ्लो बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी आप लोग लगाए जा रहे हो। क्लियरली अगर ए कोमा बी बेटा आर में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज अगर बी ए के बराबर हो गया तो मैं यहाँ से कहूँगी कि बी और ए क्या हो जाएंगे, रिलेशन आर में बिलोंग करके। देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक के केस में हमें यही करना होता है कि अगर ए भी जा रहा है तो हमें बी ए को भी भेजना होता है। ट्रांजिटिव के केस में देखो बेटा, लेट ए बी और सी कोई तीन एलिमेंट्स ए से जा रहे हैं, फॉर और ए बी और सी जो सेट ए से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, इफ अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से एंड बी कोमा सी भी आर से जाते हैं, देन हम क्या कहते हैं कि यहाँ से ए कोमा सी भी हमारे पास क्या जाना चाहिए, आर में। क्लियरली इफ ए कोमा बी अगर आर में जाते हैं, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, एंड अगर बी कोमा सी आर में जाते हैं, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज, या दिस इम्प्लाइज कर सकते हो डायरेक्ट, तो ए इज इक्वल टू सी। देयरफॉर ए कोमा सी बिलोंग कर गए हमारे पास रिलेशन आर में, दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया। यहीं से हम कह सकते हैं द गिवन रिलेशन आर इज, तीनों हो गए ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आता है, ये तो हमारा बेटा हो गया क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए, लेकिन उसके साथ उसने एक एडिशनल चीज और हमसे पूछी थी, वो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ था हमसे। यहाँ ये पूछा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये वन है बेटा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। आपको उन सेट के सभी एलिमेंट्स का एक, आपको उन्हीं एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है कि जो वन को हर एक केस में रिलेट करते हो।
हम देखो क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज। अब बेटा उसने बोला है कि जो वन है, जो ये आपके पास वन है, वो आपके पास एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाना है जिसमें जो वन हो वो हर एक से रिलेट करता हो। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन्हीं सभी एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट जिसमें वन जो है हर एक केस में रिलेट करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई एक ऐसा सेट नहीं क्रिएट हो सकता कि जो वन को अपने साथ रखता हो, क्योंकि आपको वन का 4 के साथ मल्टीपल होने के लिए उन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है, लेकिन वन एक इंडिविजुअल में एक ऑड नंबर खुद में ऐसा है जो खुद के ही एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करेगा। और जब सेट लिखते हैं तो सेट को हमें पता है कि हमें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में रखा और इसके अंदर एक अकेला एक ही ऐसा सेट बनेगा, एक अकेला एक ही एलिमेंट ऐसा आएगा जो खुद के सेट को कंटेन करता होगा। ओके, गॉट इट बेटा, आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कहता है हमें। उसने बोला है गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन ऑफ विच इज। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं अलग अलग, जिसको वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें बोलेगा। फर्स्ट में देखो उसने क्या कहा है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव। अब इस पे देखो उसने सिमेट्रिक तो प्रूव करने के लिए बोला है, लेकिन वो केस ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना बेटा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को खुद के दिमाग की उपज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने करवाया आपको वही क्रैमिंग करना है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो एग्जाम्पल्स आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं। देखो पहले एक जैसे रफली आइडिया से समझते हैं। उसने मुझे सिमेट्रिक करने के लिए बोला है, मुझे पता है, मान लीजिए मैंने कोई रिलेशन ऐसा माना। अब सिमेट्रिक के लिए बोला है, अगर आप 1,2 और 2,1 ये दो एलिमेंट ले लिया आपने, लिए मानते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये सिमेट्रिक हो जाएंगे, क्यों? आपको पता है ए और बी, अगर ए और बी आर में जाता है तो बी और ए भी आर में जाना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सिमेट्रिक कंडीशन होती है। इफ़ लगा लो, अगर इफ़ होता है तो देन ये होना चाहिए। अब मेरे पास देखो, अगर मैं इसको 1 कहूँ, क्योंकि मेरे केस में ये देखो 1 और 2 है, मैं कहूँ 1 और 2 आर में जाता है। अब ये देखो बी का काम कौन कर रहा है, 2, तो मैं यहाँ से कहूँगी कि 2 और 1 भी क्या जाते हैं, आर में कहेंगे। यहाँ से मेरे पास ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होना चाहिए, अगर आपने 1 और 2 दो एलिमेंट रिलेशन यूज हो रहे हैं ना, तो 1 और 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। ये दोनों आर में जाने चाहिए, ये भी आर से बिलोंग करे, ये भी आर से करे। तो अगर अब हमारे इस रिलेशन में ध्यान से देखो ना, तो ये प्रेजेंट है ना ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, खत्म जी। चलो जी, ये भी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड आता है हमारे पास ट्रांजिटिव का केस में। ट्रांजिटिव के केस में देखो, आपने कहा कि मैम 1 और 2 चला गया आर में, अब 2 से ही शुरू होने वाला एक और एलिमेंट देखो, 2 और 1 मान लो, 2 और 1 है, तो यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, ये देखो 1 और 1 आर में जाना चाहिए, लेकिन हम ऊपरी दिखा के आ चुके कि 1 और 1 तो हमारे एलिमेंट हमारे सेट में बिलोंग ही नहीं करते। अगर ये नहीं करते तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आप ऐसे सोचे समझे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। स्टार्टिंग में बेशक थोड़ा सा रफ में आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करने लगोगे, प्रैक्टिस होगी, आपको यूनिट टेस्ट दोगे, क्लास टेस्ट दोगे, तो आप उस चीज़ के लिए अच्छे से हैबिचुअल हो जाओगे और आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, मुझे इसको रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिखाना था ना। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करते हैं, सीधा लिख सकते हो। अब आपने ये जस्ट एग्जाम्पल देने हैं तो आप मेन की पॉइंट्स लिख सकते हो। अब रिफ्लेक्सिव के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का प्रूव करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 1,1 एंड 2,2। अब हमारे पास ये क्या है, आर से बिलोंग नहीं कर रहे, therefore R is not reflexive। क्योंकि बेटा उसने कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दी, उसने सीधा बोला कि एग्जाम्पल बताओ हमें, हो गया। नेक्स्ट देखो उसने सिमेट्रिक में देखो 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, this implies relation R is symmetric। नेक्स्ट आता है बेटा देखो ट्रांजिटिव, 1,2 बिलोंग करता है आर से एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर से, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही उसने हमें शो करने के लिए बोला था, यही हमने उसको शो करके दिखा दिया। ये हो गया। देखो बेटा इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उसने क्या बोला है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट
नाइदर, ना तो वो क्या हो रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव तो होना चाहिए लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना सिमेट्रिक होना चाहिए। देखते हैं जी, चलो जी एक एग्जांपल मान के देखो। अगर मैं अपना रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, 1 2 2 1 और 1 1 ये लेती हूँ, मानते हो। अब ये देखो बेटा, अगर आप इस तरह के एलिमेंट्स लेते हो, इस तरह के एलिमेंट में अब ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा क्योंकि अगर 1 2 बिलोंग करता है आर में और यहाँ से 2 और 1 बिलोंग करता है आर में, तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट और ये लास्ट यानी कि 1 और 1 हमारे पास आर में चला जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव तो ट्रू करता है। लेकिन बेटा यहाँ से यहीं से ये 1 और 2 बिलोंग कर गया आर से, तो 2 और 1 भी आर में जाता है, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ से सिमेट्रिक की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं हो। तो ये तो एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास यहाँ से फेल। अब हम सोचते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जब इस तरह से आपके पास कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इन इनइक्वालिटी वाले सिंबल्स मान सकते हो। मान लीजिए आपने कोई रिलेशन ऐसा माना जिसमें ए और बी ऐसे पेयर आए सच दैट कि ए लेस देन हो बी के। अब ए लेस देन हो, मान लीजिए आपने 1 है लेस देन माना 2 से, 1 लेस देन 2 ठीक है, और 2 लेस देन 3 हुआ। 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 2 भी आर में चले गए और 2 और 3 भी आर में चले गए। दिस इम्प्लाइज हम कहेंगे कि यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 1 लेस देन 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और कोमा 3 भी क्या चले जाएंगे बेटा, आर में चले जाएंगे। ये बात समझ में आई। अब ये देखो, ट्रांजिटिव करना था, ट्रांजिटिव तो मेरे पास ये हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। नहीं होगा क्योंकि खुद का नंबर क्या 1 खुद से, कभी कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फेल हो गई। ठीक है जी, हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अब बात आती है सिमेट्रिक की। अब सिमेट्री के केस में देखो, अगर 1 लेस देन 2 है तो क्या 2 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्री की कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये हमारे पास प्रॉपर सुटेबल बैठता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा, लेट रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, आर डिफाइन कर दिया हमने ए कोमा बी ऐसे एलिमेंट सच दैट ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से। अब ये देखो बेटा, जब इसको रिफ्लेक्सिव शो करोगे, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रीजन देखना, बिकॉज ए नॉट इक्वल्स टू लेस देन, दैट इज ए कैन नॉट बी लेस देन इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आप एग्जांपल से शो कर रहे हो तो डायरेक्ट सीख सकते हो। ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रीजन दिया क्योंकि रिलेशन आर में जाने के लिए उसको क्या होना चाहिए, पहले वाले को दूसरे से छोटा होना चाहिए, लेकिन खुद का एलिमेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हमने बोला ए कैन नॉट बी लेस देन इटसेल्फ। हमने वैलिड रीजन दिया, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखो बेटा, सिमेट्री के केस में क्या करेंगे हम, a comma b belongs to R, this implies a less than b but b does not less than equals to a, therefore b comma a does not belongs to R, this implies R is not सिमेट्रिक। अब बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ऐसे कैसे। अब यहाँ से बेटा ये छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपने ए को क्या माना है 5 और बी को क्या माना है 7। अगर आप ये कहते हो कि ए छोटा है बी से, दैट इज आपने कहा कि 5 छोटा है 7 से, अगर ये हो गया तो हम ये कहेंगे कि ए और बी कैसे चले गए, रिलेशन आर में चले गए। लेकिन सिमेट्री के केस में बेटा मुझे बी और ए को भी आर में पहुंचाना होगा। बी और ए को आर पहुंचाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 7 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि 7 डज नॉट, देयरफॉर 7 और जो 5 है वो आर में नहीं जाएंगे। यही हमने जनरल फॉर्म लिखी है बेटा, अगर कोई एलिमेंट ए छोटा है बी से तो जी बी ऑलरेडी बड़ा हो गया तो वो बी छोटा कैसे हो जाएगा ए से। तो यहीं से क्लियर है कि बी और ए आर में नहीं जाएंगे, इसलिए आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से मुझे अब क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के केस में ये देखो, अगर ए एंड बी आर में जाते हैं एंड बी एंड सी आर में जाते हैं, दिस इम्प्लाइज ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। दिस अब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए जो छोटा है वो सी से। दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग कर गया आर से, देयरफॉर रिलेशन
आर इज क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ट्रांजिटिव। ये हमने एग्जाम्पल शो कर दिया, हमने यही बताना था इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, यही हमने इस क्वेश्चन में अपना प्रूफ किया है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 10th का थर्ड पार्ट क्या बोलता है। थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो बेटा हमें बताना था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब नॉट ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 1, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव बताना है तो एलिमेंट्स तो लेने पड़ेंगे। 1 1 2 2 ले लिया, एक और ले लो 3 3 ले लिए, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है। सिमेट्रिक बताने के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं 1 और 2 लूँ तो मेरे पास 2 और 1 भी होना चाहिए, अगर मैं 2 और 3 लूँ तो मेरे पास 3 और 2 भी होना चाहिए, ठीक है। आपने जनरल सी फॉर्म मानी, लेकिन क्या होना चाहिए, उसने ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर उसने ये लिया 2 2 और 2 1 लिया तो 1 1 तो हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 2, ये एलिमेंट लिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये मेरे पास क्या शो करेगी, मुझे रिफ्लेक्सिव शो करेगी। अब मुझे सिमेट्रिक शो करने के लिए अगर 1 1 है 1 2 है तो 2 2, ये कंडीशन मेरी सिमेट्रिक शो करेगी। लेकिन अगर मुझे ट्रांजिटिव शो करने के लिए, अब ये देखो मेरे पास अगर मैं क्या लूँ 1 1 और 1 2, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 मेरे पास बिलोंग कर गया आर में, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 बिलोंग करता है आर में, इसमें एक एलिमेंट और लिख लेना 2 1, अगर 1 2 आर में जा रहा है दिस इम्प्लाइज 2 1 भी हमारे पास क्या जा रहा है आर में, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखो हमारे पास हमने शो करना है इसको ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो नहीं के लिए शो करना है। अब ट्रांजिटिव नहीं के लिए शो करना है तो ये देखो कोई भी दो पेयर उठाओ आपने, 1 2 3 2, हमने उठाए 1 2 बिलोंग करता है आर से एंड 2 3 बिलोंग करता है आर से। दिस इम्प्लाइज यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट यानी कि 1 3 भी क्या होना चाहिए आर से, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे देयरफॉर आर इज नॉट, क्योंकि ये देख लो ना 1 और 3 हमारे रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करता, तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है उसने, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसमें हम रिलेशन डिफाइन करते हैं बेटा, ए कोमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अगर हमारे पास ये रिलेशन हुआ तो इसमें रिफ्लेक्सिव में देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए हैं जो कि हमारे पास कि ना किसी सेट से बिलोंग करते हैं। अब हम ये देखो हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही, दिस इम्प्लाइज ए कोमा ए मेरे पास क्या हो गया, रिलेशन आर से बिलोंग कर गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, इफ ए कोमा बी अगर आर में जाता है देन बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अब ये देखो दिस इम्प्लाइज ए कोमा बी आर में जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, बी के, बट बी डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ये तो वही बात होगी ना कि अब मान लो 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 है, ये ए है ग्रेटर देन बी है, लेकिन अब यहाँ से क्या 4 ग्रेटर देन 5 हो सकता है, अगर ये बी है ये ए है, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, नहीं, क्योंकि 4 तो छोटा होता है, तो यानी कि ये ए और बी तो हो गई, ये नहीं होती, तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हम कहेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव के केस में। देखो बेटा क्या कहा है उसने, ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, इफ ए बी आर में है एंड बी और सी भी आर में है, देन बेटा ए कोमा सी भी क्या हो जाएगा आर में, दिस इम्प्लाइज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर।
इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। अब ये देखो यहाँ से आप इसको सबको कंबाइन कर लो, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, यहाँ c, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a क्या हो जाएगा, सब में बड़ा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। दिस इम्प्लाइज a कोमा c बिलोंग्स टू r, ये r में चले गए। दिस इम्प्लाइज r रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। ये उसने हमें शो करने के लिए बोला था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए। ये हमने अपने इस एग्जांपल से प्रूव किया है। चलते हैं बेटा, इसमें यही है कि आप अपनी समझ से भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जनरली जहाँ पे सिमेट्रिक का केस, जहाँ पे सिमेट्रिक का केस हो वहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी मोस्ट चल जाती हैं। नेक्स्ट देखो, आपने बोला है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब ये बिल्कुल आसान है बेटा। अब मान लीजिए कोई एक सेट मानो 3 4 5, जनरल से एक सेट मान लिया, इसका रिलेशन ऐसे डिफाइन करो। अब ये छोटी सी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए कि सेम सेम पेयर तो बनेंगे नहीं। सिमेट्री के केस में अगर 3 और 4 है तो 4 और 3 भी अप्लाई कर दो। अगर 4 और 5 है, 3 और 4 है तो 4 और 3 और 4 है तो 4 और 3 भी प्रेजेंट कर दिया। 4 और 5 प्रेजेंट है तो 5 और 4 भी प्रेजेंट कर दो, अपने हिसाब से कर दिया। अब ट्रांजिटिव, ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के केस में क्या है बेटा, देखो अगर यहाँ से 3 और 4 प्रेजेंट हैं और यहाँ से 4 और 3, तो 3 और 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फिर वो तो रिफ्लेक्सिव के केस में चला जाएगा। एक पेयर ले लेते हैं 3,3, ये आ गया। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव इन आर केस 4,4 and 5,5 does not belongs to R, therefore R is not रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक के केस के लिए। सिमेट्रिक के केस में इसने क्या बोला है, सिमेट्रिक में देखो 3,4 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 4,3 भी हमारे पास क्या हो गया, R में बिलोंग कर गया, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक में हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, ट्रांजिटिव में देखो यहाँ से 3 4 उठाते हैं और 4 5 उठाते हैं। 3 और 4 उठाते हैं यहाँ से, 3,4 बिलोंग्स टू R एंड 4,3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज। अब ये देखो बेटा, यहाँ से A और B और C, तो यहाँ से A और C का काम ये करेंगे, ये A और ये C का काम, तो कहेंगे 3,3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। R हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यही हमने शो करना था कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप सो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए विद AD क्लासेस फॉर मैथ्स, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इस AD क्लासेस फॉर मैथ्स को रिकमेंड कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।